हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। थीसिस राइटिंग के हमने डिफरेंट पार्ट्स पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे लिखा जाता है, थीसिस के मेन स्टेप्स क्या हैं, कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए, आप कौन से पॉइंट्स जिनको लाजमी कवर करना होता है थीसिस में। तो आज की जो वीडियो है वो थीसिस से मुतल्लिक ही है। इसकी इंट्रोडक्शन की ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें मैं अपना पर्सनल थीसिस बैचलर लेवल का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसमें कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड की जाती है कि आपने थीसिस अपना कैसे लिखना है, एक अच्छा और इफ़ेक्टिव थीसिस, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हमने डाइस को डिफ़ाइन किया, या जो भी आपका टॉपिक था हमने उनको डिफ़ाइन करने के बाद कन्वेंशनल टेक्निक्स को डिस्कस किया। अगर आपका काम एड्जॉर्प्शन पे है, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन या फोटो कैटालिटिक पे, तो आप क्या है कि आपको इसी थीसिस की जो सारी डिटेल है, अगर आप यही फॉलो कर लें, उसके साथ साथ अगर आपने रिसर्च वर्क करना है लैब में, आपको उसमें मुश्किल आ रही है कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंटल वर्क करें लैब में, तो उसकी भी जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोडेड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ भी कर चुके हैं, आइसोथर्म्स और काइनेटिक शीट को भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने उनके ग्राफ भी अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप उनको चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में, जिसमें हम वाइड एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंट्रोडक्शन में ही जो आपकी सिलेक्टेड टेक्निक होती है जिस पे आपने वर्क करना है, ये जो आपका प्रोसेस है जिसको आप लेके चल रहे हो, आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है। ये इंट्रोडक्शन का सब चैप्टर है, या सब हेडिंग कह लें। चूँकि इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर है तो उसमें ये हमारे पास आता है चैप्टर 1 में। तो यहाँ पे हमने इसको चौथे नंबर पे रखा है, क्योंकि पहले हमने डिफरेंट टेक्निक्स को भी डिस्कस किया है, हमारे सिलेक्टेड डाई को भी डिस्कस कर लिया है। अब जो हम मेथड यहाँ पे या जिसकी डिटेल डिस्कस करना चाह रहे हैं वो सिलेक्टेड मेथड है। अगर आप एडवांस ऑक्सीडेशन मेथड पे काम कर रहे हो तो आप एडवांस ऑक्सीडेशन मेथड की यहाँ डिटेल प्रोवाइड करोगे। अगर आप फेंटेंस रीजेंट यूज़ कर रहे हो तो उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आएगी। अगर आप एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हो तो आप एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट उसकी हिस्ट्री डिफाइन करेंगे। ये जो आपकी सब हेडिंग है 1.4, इसके अंदर एड्जॉर्प्शन की ईच एंड एवरीथिंग आती है, आपको उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है। और सारी डिटेल इसलिए प्रोवाइड करनी होती है क्योंकि आपने अगले बंदे को जस्टिफाई करना है ये पॉइंट कि जो मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो उसकी ये हिस्ट्री है, ये इन डाइस को, इन मेटल आइंस को रिमूव करने के लिए ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, और इसको यूज़ करने की रीज़न्स या इसको यूज़ करने के बाद इसके जो बेनिफिशियल यूजेस हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसकी थोरो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि अगला बंदा इजीली उसको आप कन्विंस कर सको या जस्टिफाई कर सको अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला जो एड्जॉर्प्शन में यहाँ पे सब हेडिंग में जो पॉइंट आता है वो इसकी हिस्ट्री आती है। आप कोई भी पॉइंट अगर उस पर थीसिस राइटअप कर रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो या आप कॉमन रूटीन में चेक करें, कोई भी बात आप करते तो आपको सबसे पहले उसकी हिस्ट्री मालूम होती है कि आप जो बात कर रहे हो क्या वो वैलिड भी है या नहीं। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, पास्ट रिकॉर्ड। इसी तरह एड्जॉर्प्शन की जो हिस्ट्री है, एड्जॉर्प्शन कब इस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एड्जॉर्प्शन का किसने इन्वेंट किया, कौन कौन सी चीज़ें पहले लास्ट ईयर्स में इस पर कैसे वर्क होता रहा है, आपने पहले उसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देनी है। इसके लिए स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि वो सारा डाटा एक पेपर कौन सा लें जिससे सारा डाटा उनको इजीली मिल जाए। तो आई मस्ट रिकमेंड कि अगर आप एड्जॉर्प्शन की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना चाह रहे हो, जिसमें एड्जॉर्प्शन की हिस्ट्री, उसकी सारी इन्वेंशन, उसको किस किस ने यूज़ किया, उनके साइंटिस्ट के नेम, इसकी डिफरेंट टाइप्स के अलावा इसमें जो पैरामीटर्स आते हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या उसके अलावा इसकी डिफरेंट टेम्परेचर का इफ़ेक्ट एड्जॉर्प्शन के ऊपर, या एड्जॉर्प्शन की परसेंटेज, या सरफेस एरिया का, तो इसकी कंप्लीट डिटेल विद एप्लीकेशन आपको सिर्फ एक पेपर से मिल सकती हैं, और वो है डेब्रोस्की का पेपर। ठीक है, तो डेब्रोस्की के पेपर में आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया होगा, ये डेब्रोस्की आप सिंपल लिखें गूगल पे एड्जॉर्प्शन बाय डेब्रोस्की, तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल निकल आएगी। आप इसका गूगल पे इजीली लिखेंगे तो ये 2001 में इसका पेपर ये पब्लिश हुआ था,
और डेब्रोस्की एक वेल नोन रिसर्चर है जिसने सारी एड्जॉर्प्शन को कम्प्लीटली समराइज़ किया है। और अगर आप एड्जॉर्प्शन की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आई मस्ट रिकमेंड कि डेब्रोस्की के पेपर को जो 2001 का है आपको रीड करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, उसको पेपर में साइड भी करना चाहिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी वहाँ से मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे जैसे पॉइंट्स मेरे माइंड में आते जाते हैं मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एंड तक वीडियो को लाजमी देखा करें। किसी ना किसी पॉइंट पे मैं आपको कोई भी हिंट या कोई टिप ऐसा दे देती हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। तो वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आपका स्किप हो जाता है तो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे मैनेज करते हो, अदरवाइज़ मैं आपको आपके साथ सारे पॉइंट्स शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एड्जॉर्प्शन का क्या है, इसमें आपने कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करनी है। जब आप डेब्रोस्की का पेपर निकालोगे तो आपको उसकी कंप्लीट हिस्ट्री इजीली मिल जाएगी और इसमें ऐसा कोई आपको इशू नहीं होगा। आपने क्या करना होता है, जस्ट उसको रीफ्रेज करके लिखना होता है जो वहाँ पे डाटा है अपने, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया, क्या इन्वेंशन की, और इसको फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया गया। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फ़र्स्ट टाइम इसको एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को कार्ल विल्हम ने यूज़ किया था 1773 में, और इसने किस चीज़ को एब्जॉर्ब करवाया था। गैसेस एब्जॉर्ब करवाई थी चारकोल के ऊपर। चारकोल के ऊपर आजकल भी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन ये चूँकि कोल एक्सपेंसिव है इस वजह से इस पर थोड़ी सी इसकी ये लिमिटेशन आती है कि एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको वाइडली या उस लेवल तक यूज़ नहीं किया जाता है एज़ कम्पेयर के जितना प्लांट वेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपने इस तरह की सारी डिटेल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में ऑफ एड्जॉर्प्शन में लिखनी है, और ये थीसिस में लाजमी ये आपकी सब हेडिंग ऐड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये ऐड नहीं करोगे तो उसका ये आपका वीक पॉइंट जाता है कि आपने अपने प्रोसेस की हिस्ट्री डिस्क्राइब नहीं की। और अगर आप किसी और मेथड पे काम कर रहे हो जो आपका सिलेक्टेड मेथड होगा, आपने उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे आपको ये डिफरेंट सारी डिटेल मिल रही है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें कोई ऐसा समझने वाली या समझाने वाली बात नहीं है। आपको डेब्रोस्की के पेपर से सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपने जो जो इन्वेंशन हुई है, जैसे जैसे आइसोथर्म्स यूज़ हुई हैं, जिसने आइसोथर्म इन्वेंट की हैं, कहाँ यूज़ की हैं, लैंगमर आइसोथर्म का क्या रिलेशन है, इसको लैंगमर क्यों कहा जाता है, फ्रेंडली आइसोथर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया, किसने उसका मुतारिफ़ करवाया, वो सारी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है। और कहाँ कहाँ ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो आपने उसको भी डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा आप डिफरेंट आइसोथर्म, जैसे यहाँ पे लैंगमर के अलावा BET जो है आइसोथर्म, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने सारी आइसोथर्म, सारी काइनेटिक्स और सारी हिस्ट्री की इन्वेंशन जितनी भी हैं एड्जॉर्प्शन से मुतलिक, वो सारी की सारी इस सब टॉपिक में ऐड करनी है, जिसमें आप इजीली ये बात बता सको कि यहाँ पे ये रिसर्चर ने ये वाली चीज़ इन्वेंट की थी या सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप ये सारी इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता दो, ये राउंड अबाउट आपके 2 या 2.5 पेजेस के तक ये आ जानी चाहिए। यहाँ पे अगर आप बैचलर लेवल के हो तो 1.5 पेजेस अनफ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1.5 पेज पे कंप्लीट हो चुकी है। थीसिस में इसकी सारी डिटेल लिखने के अलावा भी आपको ये सारी हिस्ट्री इसलिए मालूम होनी चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग वाइवा या आपका जब डिफेंस हो रहा होता है तो आपने अपने पॉइंट्स को जब जस्टिफाई करना है तो आपसे पूछ सकते हैं जो भी आपका सिलेक्टेड मेथड है फॉर रिसर्च, चाहे वो एड्जॉर्प्शन हो या कोई भी अदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस हो, तो आपको उसकी कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट डिटेल पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपका जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जो सिलेक्टेड डाई या मेटल है या कोई भी अदर चीज़, कोई अदर पोल्यूटेंट या कोई भी चीज़ जिस पे आप काम कर रहे हो, उसकी कंप्लीट डिटेल विद हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। तो अब जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको ये सारी डिटेल किस पेपर से मिल सकती है, डेब्रोस्की का पेपर 2001 का। आप यहाँ से इजीली इसका डाटा ले सकते हो और ये इजीली डाउनलोड भी हो जाता है। अगर आपको पेपर डाउनलोड नहीं करना आते कि आप फ्रीली पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो उसका मेथड फ्री ये होता है कि आप साइंस हब से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे, हाउ टू डाउनलोड आर्टिकल्स फ्री। साइंस हब से आप कैसे आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप काइंडली इस वीडियो को चेक कर ले, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। जब आप हिस्ट्री डिफ़ाइन कर लो, उसके बाद आप हिस्ट्री डिफ़ाइन करने के बाद एड्जॉर्प्शन पे आ जाओ।
या जो भी आपका सिलेक्टेड मेथड है, आप उसके उस मेथड पे स्पेसिफिकली अब आपने सारी डिटेल लिखनी है। पहले आप उसकी हिस्ट्री बता चुके हो, अब आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है। हिस्ट्री में आप डेफिनेशन नहीं बताई आपने, और ना ही उसकी डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया, ना उसकी बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन से मुतालिक या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हैं तो आपने वो बताने हैं, जो हम एड्जॉर्प्शन को ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना होता है जिसमें किसी भी सोलर सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर कोई चीज़ लिक्विड या गैस एड्जॉर्ब होती है विद द हेल्प ऑफ एनी फिजिकल इंटरेक्शन या केमिकल इंटरेक्शन। एड्जॉर्ब होना जस्ट सरफेस के साथ इंटरेक्शन होता है, उसके अंदर वो हल नहीं हो जाती, एब्जॉर्ब नहीं होती या सोलुबल नहीं होती। जो सोलिबिलिटी है वो एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION एब्जॉर्प्शन, जिसमें AB आता है, जबकि एड्जॉर्प्शन में AD आता है। तो ये यहाँ पे इंटरेक्शंस ज़रूर डेवलप होते हैं, बट सोलिबिलिटी इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन, बल्कि अगर सोलिबिलिटी हो रही है तो वो एब्जॉर्प्शन में आएगी, एड्जॉर्प्शन में नहीं आएगी। ठीक हो गया। और एड्जॉर्प्शन की कंप्लीट डिटेल एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी डेफिनेशन को भी, मैं उसका लिंक भी उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लें कि एड्जॉर्प्शन क्या है, डाइज क्या है, उनकी सारी डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपने थीसिस में उसकी डेफिनेशन वगैरह बताने हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं कि एड्जॉर्प्शन क्यों होती है, कैसे होती है, एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है। यहाँ पे ये एड्जॉर्बेंट वो होता है जी जिसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होनी है। ठीक है, ये एड्जॉर्बेंट है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, ये इसकी सरफेस है जिसके ऊपर डाई मॉलिक्यूल्स या कोई भी पोल्यूटेंट जिसको हम सॉल्यूशन से या वाटर से अलग करना चाह रहे हैं, वो इसके ऊपर आके वीक इंट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डिंग डेवलप कर लेंगे। और जो चीज़ एड्जॉर्ब होती है डेट इज़ कॉल्ड एड्जॉर्बेट। जिस सब्सटेंस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होनी है डेट इज़ कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। ये मिक्स हो जाते हैं अक्सर न्यू स्टूडेंट्स के से जो जिनका रिसर्च में पहले एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेक श्योर कि आपको एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन और उनका डिफरेंस पता हो। एड्जॉर्बेंट इज दैट सब्सटेंस ऑन विच एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस। ठीक है, और एड्जॉर्बेट इज दैट सब्सटेंस विच एक्यूमुलेट या विच एड्जॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने उनकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पे आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन दो तरह की होती हैं, हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप इसको थोरोली चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन दोबारा मैं उसके मेन पॉइंट्स आपके साथ रख देती हूँ सामने। एड्जॉर्प्शन की जो टाइप्स हैं वो उनकी फिजिकल और केमिकल बॉन्डिंग या जिस तरह के उनके दरमियान एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के दरमियान जो इंट्रैक्शंस होते हैं डेवलप, उनकी बेस पे इनकी टाइप्स हैं। इट में भी फिजिकल और केमिकल। अगर फिजिकल इंट्रैक्शंस होंगे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान यहाँ पे, तो ऐसी एड्जॉर्प्शन को फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर केमिकल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप हो रही है तो हम उसको कहेंगे ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है। ठीक हो गया। और वीक फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं? इट में भी आइदर वान डर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल भी हो सकते हैं, ये वीक फोर्सेस हैं। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन जब आप इसको डिफाइन कर दें उसके बाद आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी यहाँ बुलेट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं लिखना चाह रहे तो आप फिजिकल और केमिकल को अलग अलग डिफाइन करके एक टेबल की शक्ल में कंपैरिजन की फॉर्म में एक कॉलम में फिजिकल की प्रॉपर्टीज़ और एक कॉलम में केमिकल की प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ये मैटर नहीं करता कि आप थीसिस में कितने टेबल बनाओ, टेबल बना सकते हो या नहीं, आप उनको कलर करो या उनके बॉर्डर्स बनाओ या ना बनाओ। टेबल्स की भी डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, तो आप जिस भी तरह का टेबल बनाना चाहते हैं आप इजीली बना सकते हैं। और अगर आपको डायग्राम कोई मिल रही है कलरफुल तो आप वो भी लगा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो इस तरह की एड्जॉर्प्शन वाली जो डायग्राम होती है, कुछ में यहाँ लिखा होता है एड्जॉर्बेंट नहीं लिखा होता, बल्कि यहाँ पे चारकोल लिखा होगा, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल होगा। तो वो वाली जो एक स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट और स्पेसिफिक एड्जॉर्बेट को शो कर रही है वो वाली आपने डायग्राम नहीं लगानी। अगर आप चाहें तो आप यहीं से इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको लगा सकते हैं। आपने वो चीज़ या वो डायग्राम लगानी है जो आप किसी स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट को शो ना करे या स्पेसिफिक एड्जॉर्बेट को। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एड्जॉर्बेट की जगह गैस मॉलिक्यूल लिखा होगा तो इट मीन्स कि ये जस्ट ये गैस मॉलिक्यूल की एड्जॉर्प्शन ही ये तस्वीर शो करेगी, लिक्विड की नहीं शो करेगी।
यहाँ पे अगर एड्जॉर्बेंट की जगह चारकोल या कोल लिखा होगा या कोई भी अदर बायोजॉर्बेंट होगा, तो इट मीन्स कि वो वही एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्प्शन शो कर सकता है, बाकी कोई और एड्जॉर्बेंट नहीं कर सकता। तो आपने वो वाली पिक नहीं लगानी जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को नॉमिनेट कर रही हो। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में आप फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन को बताने के बाद, अच्छा, अब स्टूडेंट को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती है कि इनको एड्जॉर्प्शन की जो कंप्लीट डिटेल है वो डिफरेंट आर्टिकल से लेनी पड़ेगी या उनकी प्रॉपर डिटेल आपके पास नहीं निकलती। तो उसके लिए मैं जो आपको पेपर रिकमेंड कर रही हूँ, डेट इज़ अबू नसर एट आल। यहाँ पे अबू नसर का 2017 का पेपर आप निकालोगे तो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा, या आप खिज़र हयात का थीसिस है मिथाइलिन ब्लू एड्जॉर्प्शन करवाई है खिज़र हयात साहब ने। मिथाइलिन ब्लू एक डाई है जिसको उन्होंने एड्जॉर्ब करवाया है सिट्रस देओदरा सार डस्ट के ऊपर, और उसका कंप्लीट थीसिस उनका नेट पे अवेलेबल है, आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं, वहाँ से एक थोरो एक्सप्लेनेशन आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे थीसिस को साइड करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अपने थीसिस का लिंक और उसका रेफरेंस आपके साथ लाजमी शेयर कर दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे पेपर का भी रेफरेंस उसमें ऐड करें तो मेरे डिफरेंट पेपर्स जो एड्जॉर्प्शन पे ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं तो मैं उनका रेफरेंस भी दे दूँगी। अगर आपको को वो रेफरेंसेस चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि आपको फिज़िकल या फिजिक्स ऑप्शन के साथ साथ इनकी डेफिनेशंस और डिटेल बताने के साथ आपको इनके करैक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन करने हैं कि ये इनका टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है फिज़िकल एब्जॉर्प्शन का या डायरेक्ट रिलेशन है। इसके अलावा इसमें एनर्जी कितनी होती है, इसकी जो एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो 4 to 40 किलो जूल पर मोल है, या प्रेशर के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये क्या बताती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो इसकी थोड़ी बहुत इस तरह बुलेट्स फॉर्म में आपको इजीली गूगल से इसका डाटा मिल जाएगा, या अब अगर गूगल से नहीं मिला तो अबू नसर के पेपर से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा खिज़र हयात साहब का पेपर भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उनका थीसिस, आप उससे भी डाटा ले सकते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल जब आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि इसमें केमिकल इंट्रैक्शंस होते हैं और मोनोलेयर फॉर्मेशन। एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है या केमिकल है उसमें क्या डिफरेंस आता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है। मल्टी लेयर फॉर्मेशन का मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल एक लेयर बनेगी डाई मॉलिक्यूल्स की, उसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी, उसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी। लेकिन जैसे ये है यहाँ पे एक लेयर ही बनी है एड्जॉर्बेट की, ये देखें सिंगल लेयर एड्जॉर्प्शन हुई है यहाँ पे, इसके ऊपर एक मज़ीद एक और लेयर अगर बन जाएगी तो वो मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन होगी। और वो मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन हमें कैसे कंफर्म होगी, अगर फिजिकल इंट्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और अगर आपकी एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में केमिकल फोर्सेस डेवलप हो रही हैं तो उसमें ये मोनोलेयर ही बनेगी, उसमें सेकंड लेयर थर्ड लेयर मल्टी लेयर फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल का मेन डिफरेंस है कि फिजिकल में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है जबकि केमिकल में मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आपने इनकी डेफिनेशंस बताने के बाद इनके करैक्टरिस्टिक्स भी बता देने हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन के। अभी आप इनको टेबल की शक्ल में भी कंपेयर कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल के सारे करैक्टरिस्टिक्स को। इसमें भी आपने सारी वही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं जो फिजिकल में किए थे यहाँ पे, और फिजिकल के केस में क्या डिफरेंस है आपने उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन 40 to 400 किलो जूल है, जबकि फिजिकल के केस में ये 4 to 40 थी। अब 40 से 400 तक केमिकल के केस में, जैसे आप देख सकते हैं फिजिकल के केस में 4 to 40 किलो जूल थी, जबकि केमिकल के केस में एनर्जी एब्जॉर्प्शन 40 से स्टार्ट होकर 400 किलो जूल पर मोल तक जा रही है। ठीक हो गया। प्रेशर का क्या रिलेशन है केमिकल इंट्रैक्शंस के साथ, आप उसको एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद आपके सामने ये रखी है फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ये क्या है, मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो रही है। डैट इज़ द बेसिक रीज़न कि फिजिकल में मल्टी लेयर क्यों हो रही है, क्योंकि वीक इंट्रैक्शंस होते हैं, इस वजह से वहाँ पे बॉन्डिंग ईजिली हो जाती है, और कभी बन जाते हैं बॉन्ड, कभी ईजिली टूट भी जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तस्वीर से आई होप कि आपको ये क्लियर लाजमी हो चुका है कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन क्या होती है या मोनोलेयर फॉर्मेशन क्या होती है। ये मोनोलेयर फॉर्मेशन है जी, जिसमें एक सिंगल लेयर बन रही है, ठीक है। और ये मल्टी लेयर फॉर्मेशन जिसमें एक लेयर बनी एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, फिर तीसरी भी चौथी भी पांचवी, इस तरह करके लेयर बन रही है। और ये फिजिकल इंट्रैक्शंस है, ये फिजिक्स ऑप्शन है, ये केमिज ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये इनकी टाइप्स समझ में आ चुकी हैं फिजिकल और केमिकल की। उसके बाद आपने कवरेज को डिफाइन करना होता है। कवरेज ये होती है, फॉर एग्जांपल ये एड्जॉर्बेंट है,
ये एड्जॉर्बेंट की सरफेस है। इसमें आप देखें तो इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ तक, ये हिस्सा डाई मॉलिक्यूल्स ने, या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो गैस है या डाई है या मेटल है, उन मॉलिक्यूल्स ने इतना हिस्सा कवर किया, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा उसका एड्जॉर्बेंट की सरफेस का खाली है। जो हिस्सा खाली है वो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन नहीं हुई। जो हिस्सा खाली नहीं है जहाँ पे डाई मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब है, इसका मतलब वो हिस्सा कवर है। तो ये सरफेस कवरेज है। जो हिस्सा कवर हो चुका है डैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सरफेस कवरेज, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो चुकी है। जो खाली हिस्सा है, जो एम्प्टी स्पेस है, जहाँ पे एड्जॉर्प्शन नहीं हुई, उसको 1 माइनस थीटा से कहेंगे, यानी कि थीटा इज अ टोटल सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, और 1 माइनस थीटा जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो चुकी है वो 1 माइनस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सरफेस कवरेज में सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है कि थीटा क्या है, 1 माइनस थीटा क्या है, कितनी सरफेस एड्जॉर्बेंट की कवर हो चुकी है, कितनी नहीं हुई, या टेम्परेचर का और प्रेशर का, ये दो चीज़ें, टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों का एड्जॉर्प्शन के साथ क्या रिलेशन है, आपको उनकी डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, और इसके साथ साथ आपको उनके ग्राफ भी प्लॉट करने होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी टोटल प्रोवाइड की गई है डिटेल, कि यहाँ पे सरफेस कवरेज जो है किसी भी एड्जॉर्बेंट की, उसको क्यू थीटा मैक्स से लिखा गया है, वो 1 होती है हमेशा। ठीक है, और उसमें से थीटा क्या है, ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है। ये यहाँ पे इन्होंने एक रिएक्शन शो किया है जिसमें एस माइनस जो है ये वेकेंट सरफेस साइट है एड्जॉर्बेंट की, वो साइड जहाँ पे एड्जॉर्प्शन नहीं हुई, और ये जो है हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो एड्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये जो भी एड्जॉर्बेट है जो एड्जॉर्ब होगा, तो ये एड्जॉर्बेट वहाँ एड्जॉर्ब होगा जो एस माइनस है, यानी कि जो खाली जगह है वहीं पे एड्जॉर्प्शन होनी है। तो एस और एम का यानी कि रिलेशन बताया गया है कि एम्प्टी स्पेस पे ही एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब होगा, और जब वो एड्जॉर्प्शन हो जाएगी तो एक कम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको एड्जॉर्प्शन कम्प्लेक्स कहा जाता है। एड्जॉर्प्शन जब भी होती है तो उसका रिवर्स, क्योंकि एड्जॉर्प्शन एक फॉरवर्ड प्रोसेस है, सो उसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है जिसको हम डीजॉर्प्शन कहते हैं। तो अगर एड्जॉर्प्शन हो रही है, एफ ऑफ थीटा इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू सी 1 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि एड्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट, मीन्स टू से जो जगह फिल हो चुकी है वहाँ पे तो एड्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है, लेकिन जो इस जगह खाली बच गई है, जो एड्जॉर्बेंट की जो सरफेस जो खाली है ये वाली, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन नहीं हुई। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जितनी जगह खाली है, इट मीन्स कि उससे बाकी जितनी बच गई थी जो कवर हो चुकी है उतनी एड्जॉर्प्शन हुई है। मीन्स टू से जो चीज़ या जो हिस्सा एड्जॉर्बेंट की सरफेस का कवर है वहाँ पे एड्जॉर्प्शन हुई है, जो सरफेस अनकवर है जहाँ पे ये एम्प्टी है वहाँ पे एड्जॉर्प्शन नहीं हुई। तो आपने इस तरह की एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन के केस में उनकी सारी डिटेल और जो फार्मूलाज है उनको एक्सप्लेन करना है, और इसके लिए आपका जो बेस्ट पेपर है जहाँ से आपको ये सारा डाटा मिल सकता है, डेट इज़ रोगरनिक्स 2019 का ये पेपर है। रोगरनिक्स के आपके पेपर इसके पेपर से आपको इसकी सरफेस कवरेज की कंप्लीट डिटेल मिल सकती है। इसके अलावा उनकी जो फार्मूलाज हैं, जो ग्राफ हैं, वो भी आप इस पेपर से इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने इसका प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ रिलेशन इजीली एक्सप्लेन भी किया है। ये सारी थ्योरी इस पेपर से ही ली गई थी, लेकिन आपने जो भी लाइंस लिखनी है, जो भी डाटा लिखना है, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। आपने अपनी वर्डिंग में रीफ्रेस करके लाइंस को लिखना है। यहाँ पे क्या है, आप सरफेस कवरेज और प्रेशर का रिलेशन देख सकते हैं, यानी कि प्रेशर ज़्यादा करने के साथ साथ क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती जाती है, लेकिन एक पॉइंट तक मैक्सिमम होती है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन का मतलब है जितनी एड्जॉर्प्शन होगी उतनी जगह कवर होगी। प्रेशर के साथ रिलेशनशिप क्या है ये हम ऑलरेडी लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली वीडियो में चेक कर चुके हैं। एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज की जो प्ले लिस्ट है उसमें लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की जो हमने पढ़ी थी सारी डिटेल एड्जॉर्प्शन की, सॉरी लैंगमेयर की और फ्रेंडलिक की, हम उन दोनों वीडियोस में प्रेशर का और एड्जॉर्प्शन का रिलेशनशिप चेक कर चुके हैं। आप काइंडली उनको चेक कर लीजिएगा। दोबारा मैं आपको थोड़े से हाइलाइट्स बता देती हूँ कि प्रेशर का और एड्जॉर्प्शन का आपस में क्या रिलेशन है। जी, होता कुछ यूँ है कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि
जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा करते जाते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और उनकी वाइब्रेशन या मूवमेंट फ्री होती है, जिसकी वजह से उनका एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ इंट्रैक्शंस नहीं हो पाता। जबकि लिक्विड के केस में भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो इतनी फ्री नहीं होती जितनी गैस के केस में होती है। तो प्रेशर का रिलेशन गैस के साथ इस तरह होता है या लिक्विड के साथ, कि जैसे प्रेशर ज़्यादा करते हैं उसी तरह गैस के या लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोज आते जाते हैं टू द एड्जॉर्बेंट सरफेस। जितने वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ज़्यादा क्लोज होंगे, उतना उन मॉलिक्यूल्स का और एड्जॉर्बेंट की सरफेस का इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ एड्जॉर्प्शन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर प्रेशर कम होगा तो फ्री मूवमेंट होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल लिक्विड एड्जॉर्बेंट की सरफेस के क्लोज आने की बजाय वो यहीं पे उनकी मूवमेंट रहेगी, जिसकी वजह से उनका ना तो कोलिजन हो सकेगी एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ, और ना ही उनका कोई इंट्रैक्शन होगा और ना ही एड्जॉर्प्शन होगी। तो यहाँ पे वही प्रेशर को एक्सप्लेन किया गया है एड्जॉर्प्शन के साथ, ये सरफेस कवरेज के साथ। लेकिन प्रेशर ज़्यादा करने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन एक किसी पॉइंट तक इंक्रीज़ होती है। अगर उस पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ कर दें तो एड्जॉर्प्शन में कोई खास फ़र्क नहीं आता, बिकॉज आल मॉलिक्यूल्स हैव बीन एड्जॉर्ब्ड ऑन एड्जॉर्बेंट सरफेस। अब कोई मॉलिक्यूल बचा ही नहीं है जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो चुके। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर एड्जॉर्प्शन कॉन्स्टेंट हो जाती है या डिसऑर्प्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो एड्जॉर्ब कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको एक ऑप्टिमम पॉइंट तक या मैक्सिमम पॉइंट तक यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसके मैक्सिमम रिजल्ट आना बंद हो जाएंगे, वो कांस्टेंट हो जाएगी या फिर वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट वाली सिचुएशन प्रेशर के ऊपर अप्लाई हो रही है। इसी तरह प्रेशर का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, वो भी यहाँ पे बताया गया है कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इस तरफ टेम्परेचर कम हो रहा है और टेम्परेचर कम होने के साथ साथ क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं, मीन्स टू से कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू इस वाले के, तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं उसी वैसे वैसे ही एड्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी हो रही है, ताकि एड्जॉर्प्शन जो है उसमें प्रेशर भी कम लग रहा है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। यहाँ पे टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर और कम हो गया, फिर टेम्परेचर कम कर दिया, फिर प्रेशर भी कम हो गया। तो मीन्स टू से यहाँ पे आपको टेम्परेचर और प्रेशर और सरफेस कवरेज का रिलेशनशिप मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ये ग्राफ आपने सरफेस कवरेज के टॉपिक में लाजमी बनाना होता है, जो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन का टेम्परेचर और प्रेशर के साथ रिलेशन शो करता है। ये दोनों ग्राफ बनाने के बाद आपने इंथॉल्पीज़ को भी एक्सप्लेन करना होता है। इंथॉल्पीज़ क्या होती हैं, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी या हमारे पास जो है डेल्टा एच जिसको हम एंथैल्पी चेंज, या डेल्टा एस जिसको एंट्रोपी चेंज कहा जाता है, ये एक्सप्लेन करना होता है। ये भी आपको रोगरनिक्स के पेपर में इजीली मिल जाएगा। इसमें आपने इनकी सारी एंथैल्पीज़ को एक्सप्लेन करना है, इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं, इनकी डिटेल आपको उस पेपर में इजीली मिल जाएगी। इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं है। आपने उन लाइंस को रिफ्रेज करके लिखना है, उसका फार्मूला लिखना है, उनकी इक्वेशंस लिखनी है, उनके सारे टॉपिक्स या सब टॉपिक्स या हेडिंग्स मेंशन करनी है। ग्राफ बनाने के बाद आपने मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन पे आ जाना है। मीन्स टू से अभी तक हमने एड्जॉर्प्शन का भी जो वीडियो का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एड्जॉर्प्शन की हिस्ट्री पढ़ी थी। एड्जॉर्प्शन की हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपने एड्जॉर्प्शन को डिफ़ाइन करना है, एड्जॉर्प्शन क्या है उसकी थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पे आ जाना है, जिसमें आप एड्जॉर्प्शन के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। देन आप सरफेस कवरेज पे आ जाएंगे, जो कि एड्जॉर्प्शन का ही एक सब टॉपिक है। सरफेस कवरेज एक्सप्लेन करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पीज़ फॉर एड्जॉर्प्शन है, जिसमें आप एंथैल्पीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, उनके ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसको एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट जो आपका सब टॉपिक होगा डैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो ये मैकेनिज्म आपको जो भी आपका डाई मॉलिक्यूल है, जो भी मेटल लाइन है, उसके लिए ये कॉमन है। ये एक जनरल मैकेनिज्म यहाँ पे बताया गया है। जनरल मैकेनिज्म हर तरह के एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के लिए एप्लीकेबल है। इसमें जस्ट आपको ये डायग्राम पे फोकस करना है। सारी डिटेल जो थ्योरी में मेंशन है वो भी सारी यही इसी पे फोकस कर रही है। तो एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म में क्या होता है कि बेसिकली एड्जॉर्बेंट की सरफेस होती है, जिसके ऊपर एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप सरफेस के ऊपर देख सकते हैं, और उसकी सरफेस के ऊपर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सरफेस के अंदर जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ऐसी जगहें जहाँ पे एड्जॉर्प्शन होनी है, या जो फंक्शनल ग्रुप्स जो एड्जॉर्प्शन करवाते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप्स तक आहिस्ता आहिस्ता वो पहुँचते हैं डिफ्यूजन करके।
फिर उन जगहों पे जाके वो डाई मोलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर तो मोनो लेयर एड्जॉर्प्शन होगी तो एक सिंगल लेयर बनेगी डाइज की या मेटल आइंस की। अगर मल्टी लेयर है तो फिर एक से ज़्यादा लेयर्स बनेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इन सरफेस के ऊपर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एड्जॉर्प्शन हो रही है इनटू पोर्स। ये जो पोर्स हैं इसके अंदर ये सुराख हैं, यहाँ तक वो पोल्यूटेंट या जो भी एड्जॉर्बेट है वो जा रहे हैं और यहाँ पे एड्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। और एक जगह के ऊपर एक ही मॉलिक्यूल, ये देखें आप, एक ही मॉलिक्यूल या एक ही पोल्यूटेंट एड्जॉर्ब है, ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक ही जगह पे क्लस्टर बना हो तो उसको हम कहते हैं कि ये मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो रही है, हालांकि यहाँ मोनो लेयर फॉर्मेशन है क्योंकि एक जगह पे एक ही मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुआ है। और यहाँ पे ये जो एड्जॉर्बेंट है इसका और डाई का या जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डेवलप हो सकती है, उनके दरमियान केमिकल इंट्रैक्शंस भी डेवलप हो सकते हैं। फिर जिस किस्म के इंट्रैक्शंस डेवलप होंगे हम उनको उस बेस पे कहेंगे कि ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रही है या केमिकल हो रही है। तो बेसिकली एड्जॉर्प्शन साइट्स पे होती है जिनको एक्टिव साइट्स भी कहा जाता है या जिनको हम एक्सचेंजेबल साइट्स भी कहते हैं। तो ये मैकेनिज़्म है, थोड़ा सा ये ऊपर आप डिटेल उसकी चेक कर सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन साइट्स पे ही एड्जॉर्प्शन होगी। आज तो सारा एरिया एड्जॉर्बेंट का अवेलेबल होता है एड्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन वो स्पेसिफिक साइट जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे मौजूद हैं जो एड्जॉर्प्शन का बाइस बने, वहाँ पे ही एड्जॉर्प्शन होनी है। एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के बाद आपने फैक्टर्स भी डिटेल में डिस्कस करने होते हैं जो फैक्टर्स एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स, सारे पैरामीटर्स हम ऑलरेडी एड्जॉर्प्शन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं दोबारा कह रही हूँ कि आपका उस वीडियो को लाजमी चेक कीजिएगा अगर आपका एड्जॉर्प्शन पे, फोटोलाइटिक या फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन पे काम है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या होता है कि आपको जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जिस सबसे पहले तो सरफेस एरिया है, फिर टेम्परेचर है, सोल्यूशन पीएच है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आपको इन सबको एक्सप्लेन करना होता है कि एड्जॉर्प्शन का इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स है। तो सरफेस एरिया की बात करें तो इससे तो आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोर्स बढ़ते जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ पोर्स जितने ज़्यादा करेंगे उतनी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो सरफेस एरिया अगर एक छोटी जगह है, छोटा एड्जॉर्बेंट है, और एक ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा पोरस सरफेस है और नंबर ऑफ़ पोर्स भी ज़्यादा है, और एक ऐसी सरफेस है जो स्मूथ है जिसमें पोर्स नहीं है या जो वैसे भी वो साइज़ में कम है, स्मॉल है, तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन कम होगी एज़ कम्पेयर के जिस सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी एड्जॉर्बेंट हम सिलेक्ट करते हैं उसकी ग्राइंडिंग करवाते हैं। ग्राइंडिंग में यह होता है कि हम उसको अच्छे से स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसके छोटे छोटे वो पोर्स में या स्मॉल साइज पीसीज में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर चूँकि स्मॉल साइज़ जो भी पीस होगा उसके एक्टिव साइट्स या एड्जॉर्प्शन साइट्स ज़्यादा विजिबल होंगे टू डाई मॉलिक्यूल्स और उनकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा इजीली हो सकेगी एज़ कम्पेयर्ड के एक मैसी थिंग है, कम्प्लेक्स थिंग है जो कि स्मूथ है। उसकी तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से उसकी तो एड्जॉर्प्शन साइट्स ही नहीं शो हो रही है एड्जॉर्बेट को तो वो एड्जॉर्ब क्या हो, ठीक हो गया। तो सरफेस एरिया का एड्जॉर्प्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन इसलिए है क्योंकि सरफेस एरिया जैसे ज़्यादा होता है वैसे ही नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ़ पोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे डाई मॉलिक्यूल या कोई भी एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो जाता है इजीली। नेक्स्ट पे आता है टेम्परेचर का पैरामीटर। तो टेम्परेचर का पैरामीटर इस तरह अफेक्ट करता है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एंडोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है, यानी कि उसमें हीट इवॉल्व भी हो सकती है, हीट गेन भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसमें इंट्रैक्शंस कौन से डेवलप हो रहे हैं और किस हद तक इंट्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं। अगर फिज़िकल इंट्रैक्शंस हैं तो फिज़िकल इंट्रैक्शंस में क्या होता है कि वो थोड़ा सा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवरेबल किया जाता है क्योंकि उसकी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन कम होती है। जो केमिकल इंट्रैक्शंस हैं उसमें ज़्यादा हीट इवॉल्व भी होती है और ज़्यादा कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें हीट गेन होती है। तो हम ये स्पेसिफिकली वैसे नहीं कह सकते कि फ़िज़िकल में हमेशा एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, या केमिकल हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या फिज़िकल केमिकल होता है। तो
डिपेंड करता है कि फिजिकल इंटरेक्शंस कैसे डेवलप हो रहे हैं या किस हद तक बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। और ये हमें चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं, FTIR एनालिसिस से। जब हम किसी भी चीज़ का FTIR रन करवाते हैं तो हमें वहाँ पे स्पेसिफिक वेव नंबर पे स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स अपीयर होते हैं। जिस फंक्शनल ग्रुप पे, यानी कि जिस वेव नंबर पे स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप शो हो रहा है, हमें उन फंक्शनल ग्रुप की नेचर को देख के हमें आइडिया हो जाता है कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या केमिकल बॉन्डिंग डेवलप करेगा या फिजिकल। फॉर एग्जांपल FTIR स्टडी से हमें ये पता चला कि एडसॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, अमाइनो ग्रुप भी है। ठीक है, तो हमें चूँकि पता है कि अमाइनो ग्रुप NH2 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है और लोन पेयर भी होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है। कार्बोक्सिलेट आयन जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये हमेशा केमिकल इंट्रैक्शंस को ज़्यादा फेवर करते हैं और केमिकल इंट्रैक्शंस ही ज़्यादा बनाते हैं एज़ कम्पेयर कि वो फिजिकल बॉन्डिंग डेवलप करें। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह के फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी केमिकल इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। और केमिकल इंट्रैक्शंस हमें सिर्फ टेम्परेचर की बुनियाद पे नहीं पता चलते, जब बल्कि इसको हम FTIR स्टडी से मज़ीद कंफर्म करते हैं कि प्रोसेस केमिकल है या फिजिकल है, और इसमें एनर्जी गेन होगी या एब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी, ये हमें पता चलता है डेल्टा H की वैल्यू से, डेल्टा G की वैल्यू से। ठीक है, और क्योंकि डेल्टा G की वैल्यू या गिब्स फ्री एनर्जी जिसको कहा जाता है, अगर वो नेगेटिव है तो इट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होते हैं, उनमें हीट रिलीज़ होती है, जिसके केस में अगर डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है अगर आपका, तो इट मीन्स कि आपका डेल्टा H भी नेगेटिव ही होना चाहिए, या यूजुअली ये होता है कि वो नेगेटिव ही होता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। और अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक हो गया। और अगर डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो इट मीन्स कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको स्टार्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी, चूँकि डेल्टा H इज़ अ चेंज इन एंथैल्पी। और अगर एंथैल्पी में चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स को वहाँ पे टेम्परेचर राइज होने का साथ साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगा, इट मीन्स के प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। टेम्परेचर के इफेक्ट के बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर इसका फैक्टर आता है वो सोल्यूशन पीएच है। पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन या कैटायनिक अनायनिक डाइज डिफरेंट एसिडिक या बेसिक मीडिया में डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। इसका सोल्यूशन पीएच का डाइज के या मेटल लाइन के ऊपर इफेक्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज वाली प्लेलिस्ट में इफेक्ट ऑफ पीएच के पैरामीटर में हम इसको डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज को भी एक्सप्लेन किया है। इसके साथ इसका जो ग्राफ बनता है उसको भी थोड़ी स्टडी कर चुके हैं। काइंडली आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक उस पूरी प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, यानी कि एड्जॉर्बेट की नेचर क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल डाई है या मेटल आयन है तो वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो वाटर में सोलुबल होती भी है ये नहीं होती। आपने थोड़ी बहुत इसकी भी डिटेल प्रोवाइड करनी है कि ये एड्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि अगर एड्जॉर्बेंट इतना एफिशिएंट ही ना हो कि उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है जो एड्जॉर्प्शन काज कर सके, या अगर फंक्शनल ग्रुप हैं भी तो वो पोलर होने की बजाय नॉन पोलर है। फॉर एग्जांपल कीटोन मौजूद है या एल्डिहाइड मौजूद है जो कि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन शो नहीं करता, तो उस केस में फिर क्या होता है कि वहाँ पे बॉन्डिंग इजीली डेवलप नहीं होगी, वहाँ पे फिर फिजिकल या वीक इंटरेक्शन बहुत कम होंगे और काफ़ी देर बाद होंगे। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उसको पोलर होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा उनका एड्जॉर्बेंट का और एड्जॉर्बेट का अच्छा इंटरेक्शन डेवलप भी होना चाहिए। ठीक हो गया। आप उसके बाद आप आ जाएं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर के ऊपर। प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पे आपने डिस्कस करना है ली चटनी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उसका प्रेशर का और प्रेशर ऑफ गैस का और इसके साथ एड्जॉर्प्शन का क्या रिलेशनशिप है, उसकी थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। ये सारी डिटेल आपको खिजर हयात के पेपर से मिल जाएगी या रोगरनिक्स के पेपर से मिल जाएगी। और एड्जॉर्प्शन की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो डेब्रोस्की के पेपर से मिलेगी आपको। ठीक हो गया। तो यहाँ तक एड्जॉर्प्शन के सारे पैरामीटर्स या सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन को वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी
सरफेस कवरेज को भी डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिज्म को भी, इसके अलावा उसका डिफरेंट हिस्ट्री, उसकी टाइप्स, उसको भी डिटेल में चेक कर चुके हैं। यहाँ पे फैक्टर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स की डिटेल शुरू हो जाती है, आइसोथर्म्स की, काइनेटिक्स की डिटेल, और एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, कि हमने इसमें टोटल 6 पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं एड्जॉर्प्शन के टॉपिक में। 1.4.6 6 पॉइंट तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं हम। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस आ जाता है और उनकी इक्वेशंस आ जाती हैं। डिफरेंट आइसोथर्म मॉडल्स को डिस्कस किया जाएगा, डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स की डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन को डिटेल डिस्कस करेंगे कि वो थीसिस में कैसे इंक्लूड करनी है और कौन कौन से पॉइंट्स लास्ट में उसमें ऐड होने चाहिए। तो अगर आप एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हैं, फोटोलाइटिक या फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हैं, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप लाजमी पहले इसकी वो प्ले लिस्ट चेक कर लें एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस की, जिसमें एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बताया गया है। और उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद उसकी अंदर ही एक्सेल शीट्स का भी बताया गया है कि वो आपने कैलकुलेशंस कैसे करनी है। जब आप कैलकुलेशंस वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लो, उसके बाद जब आप थीसिस राइटिंग की तरफ आओ, तो आप फिर आपको ये वीडियोस ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। और इसमें थीसिस राइटिंग में ये मेरा पर्सनल थीसिस है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपको इसमें ज़रा सी भी कन्फ्यूजन हो, जो पॉइंट समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, हम उसको इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारे आने वाली अगली हर वीडियो थीसिस से मुतल्लिक, रिसर्च पेपर से मुतल्लिक आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो थीसिस कवर करने के बाद हम इंशाल्लाह ताला पेपर की तरफ मूव करेंगे। रिसर्च पेपर एड्जॉर्प्शन का कैसे लिखा जाता है, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन का पेपर कैसे लिखा जाता है, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन में कौन कौन से जो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स या उसका पूरा प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो रिसर्च पेपर में हम फ्रॉम राइटिंग टू पेपर सबमिशन एंड इट्स पब्लिकेशन तक हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। डिफरेंट जर्नल्स भी आपको रिकमेंड किए जाएंगे, जिसमें पब्लिकेशन चार्जेस नहीं होते और उनका इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा होता है। तो इन सब बातों को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और अगर आपको माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, हम उनको अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।